बीना जी, जिस तरह से ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं बंगाल में, बिहार का आपने इलेक्शन देखा, बिहार इलेक्शन में उन्होंने 5 सीटें जीत ली 15 में से। बंगाल जाते हैं, ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर हिंदुओं के वोट बीजेपी ले जाएगी, मुस्लिमों के वोट एआईएम ले जाएगी, तो क्या मैं कच्चा केला खाऊंगी? देखिए, जहाँ तक ओवैसी की बात है, मुस्लिमों की वोट बैंक की राजनीति वो कर रहे हैं। उनकी राजनीति हर जगह नहीं है कि हर जगह के मुस्लिमों की वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। वो उस ढेर में जहाँ कूड़े की ढेर की तरह मुस्लिम वोट्स पड़े हैं, उस जगह पे जा कर के वो अपना वोटर्स, अपना कैंडिडेट्स की किस्मत आजमाने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब कि आप मुस्लिम सेंटिमेंट को हार्वेस्ट कर रहे हैं। आप बताइए, आप कोई बड़े नेता नहीं हैं, आपका कोई बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, मुस्लिम मेजॉरिटी को आप हार्वेस्ट कर रहे हैं, मुस्लिम की मेंटेलिटी को आप हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं जानता हूं, ओवैसी जी को ये बता देना बहुत आवश्यक है कि हिंदुस्तान केवल एक नहीं, हिंदुस्तान तो तीन है। दो मुस्लिम बाहुल्य हिंदुस्तान है, एक हिंदू बाहुल्य मुसलमानों वाला हिंदुस्तान है जिसमें आप रहते हैं। देख लीजिए इस हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, उस हिंदुस्तान की स्थिति क्या है जिसको आज पाकिस्तान और बांग्लादेश कहते हैं। पाकिस्तान की तो हालत जब हिंदुस्तान में होता तो आज उसका सबसे ऊंचा दर्जा होता, विश्व में उसके नाम की तूती उस क्षेत्र के लोगों की बोलती। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य होने के नाते, मुस्लिम मेजॉरिटी कंसेप्ट, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और मुल्ला जो भी कह सको आप, उसकी वजह से आज वो ज़मीन के नीचे रेंगने के लिए जगह खोज रहा है तो जगह नहीं मिल रही। वही हालत बंगाल की है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का आप मेजॉरिटी वाइज आप सिलेक्शन करते हैं, आप वहाँ पे अपने कैंडिडेट बढ़ाते हैं। आपकी मेंटेलिटी को मैं धन्यवाद कहूँगा कि आप उसी मुस्लिम मेजॉरिटी को हार्वेस्ट करिए, डैमेज करिए, उन्हीं को आप जैसा करना चाहें कर जाए। एक नया पाकिस्तान हिंदुस्तान में भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अच्छा बेहतर होता कि जैसे कलाम जी को किसी संत ने कहा था, आप हिंदू तीर्थों का यात्रा करिए और आपको उनको अच्छा लगा ऐसा करके। मैं कहूँगा कि ओवैसी को भी हिंदू तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत का मतलब मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। भारत के विकास का मुद्दा आपके पास नहीं है। मुस्लिम का आप क्या विकास करेंगे? पाकिस्तान से अच्छा मुस्लिम विकास करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है, सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति, सबसे ज़्यादा घटिया स्थिति, सबसे ज़्यादा उसके जीवन की तौहीन वहीं पर होती है। जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं है, वहां मुस्लिम हैप्पी है, हेल्दी है और बेटर है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के मुसलमानों में और इंडिया के मुसलमानों का फ़र्क क्या है। लेकिन विनय जी, ये बताइए कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से कह रहा है कि वो वोट कटवा पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इससे ममता बनर्जी को मतलब उसकी वोट कटेंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ, ओवैसी निश्चित तौर पे मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करेंगे और ऐसा करने से वो ममता बनर्जी के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और ऐसा होने से भी बीजेपी को फ़ायदा होगा, ना होने पर भी बीजेपी को फ़ायदा होगा। क्योंकि जब ओवैसी टीएमसी के साथ मिलेंगे तो भी पब्लिक का सेंटीमेंट, नॉन हिंदू का, नॉन मुस्लिम का सेंटीमेंट्स, नॉर्मल पीपल्स का है सेंटीमेंट्स, बीजेपी की तरफ जाएगा। जब आप अलग लड़ेंगे तो भी आपका फेवर बीजेपी को मिलेगा। दूसरा, अगर सारी पार्टियां लड़के भी चुनाव बीजेपी के अगेंस्ट लड़ती हैं तो भी सेंटीमेंट बीजेपी की ही साइड आना है। इसलिए आप चाहे जितना जोर लगा लें, सत्ता में परिवर्तन की हनक की गूंज अब आपको सुनाई देने लगी है। आप लोग घबराने लगे हैं। इसलिए तरह तरह के प्रोपोगेंडे, तरह तरह के एनालिसिस, तरह तरह के गठजोड़ की विनती कर रहे हैं आप। गठजोड़ विनती से नहीं, ज़रूरत से होता है। वो मुझे लगता है बंगाल की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की तरफ देश की बंगाल की जनता बढ़ेगी। लेकिन विनय जी, ये बताइए, जिस तरह से टीएमसी के सांसद हैं, माता सीता को लेकर अपशब्द कहते हैं, तो क्या अगर हिंदुओं के आराध्यों को, हिंदुओं के देवी देवताओं के साथ ऐसा किया जाता है, तो क्या जो हिंदू वोट बैंक है, क्या टीएमसी की ओर ट्रांसफ़र होगा? बहुत सारे रेप की घटनाएं दूसरे साइड से भी आती हैं, जिसमें आसमानी किताबें आती हैं, वहाँ पे भी उनके साथ उनका तो रेप का ही पूरा हिस्ट्री है। दूसरी, बंगाल में एक आपने वाकया सुना होगा जिसमें एक माँ अपने रेपिस्टों से कहती है कि एक एक करके करो, नहीं बच्ची है छोटी मर जाएगी। अबे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम्हें अपने राज्य की, अपनी संस्कृति की परवाह नहीं है, तुम किसकी बात कर रहे हो? जो अपनी ही संस्कृति, अपने ही परिवार, अपने ही लोगों का
भला नहीं कर सकता, वो विदेशी लोगों का क्या करेगा, घुसपैठिए बंगालियों का क्या करेगा। कभी वो तुम्हारी बहनों का रेप करेंगे, कभी तुम्हें लूटेंगे, कभी मारेंगे। जब तुम अपने परिवार की रक्षा के लिए काम नहीं कर सकते हो, जब तुम अपने बंगाल के लोगों के हित के लिए काम नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मुसलमान की राजनीति तुम्हें करनी छोड़ देनी है। मुसलमान तो 25 करोड़ हिंदुस्तान में है ना भाई, उसकी तरक्की सुनिश्चित करो। तुम बंगालियों और पाकिस्तानियों के पीछे क्यों पड़े हो? तो उसकी तो तुमसे हो नहीं रही है। बंगाल की हालत तुम अपनी देख रहे हो, सड़ियल सी स्टेट की जैसी रह गई है ना। तो आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। तुम सीता माता के बारे में क्या बोलते हो? अगर तुम्हारी इतनी ही तमीज़ होती तो पहले तुम अपने घर में झांक लेते। अब तुम्हारे घर राज्य क्या क्या स्टेटस है और किस तरीके से रोज़ रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, डकैती हो रही, स्नैचिंग हो रही। इन सब चीज़ों पे आपको अपने स्टेट में ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा स्टेट कौन सा बुलंदियों का राष्ट्र है? बुलंदियों पर था। बंगाल कभी भारत का सबसे अमीर राज्य था, वो तुमसे निकल गया। अब तुम्हारे बाप के पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, ना तुम्हारे पास स्टेटस है अच्छे स्टेट का होने का, ना तुम्हारे पास अच्छी एजुकेशन का स्टेटस है, ना अच्छी हेल्थ फैसिलिटी का स्टेटस है, ना अच्छे रोड कंस्ट्रक्शन की फैसिलिटी, ना अच्छी कम्युनिटी हेल्थ है तुम्हारे पास। है क्या चीज़ जिसके लिए तुमको हमें गर्व करना चाहिए या तुम्हें सुनना चाहिए? देखिए विनय जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो एनआरसी लागू करेंगे पूरे बंगाल के अंदर, निकालेंगे घुसपैठियों को, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो। ममता बनर्जी कह रही है कि जब तक मैं हूँ कोई यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। कैसे देख? देखिए, जो विदेशी या बंगाली है, पाकिस्तानी है, घुसपैठ करके आया है, उसको निकालना ही आपको पड़ेगा। क्योंकि 25 करोड़ हिंदुस्तान के किसी मुसलमान देश में मुसलमानों को शरण नहीं देता, तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। हम तो कह रहे हैं ना कि हमारे पास 3 हिंदुस्तान है। एक तो हिंदुस्तान जिसमें आप अभी रह रहे हो, जो हिंदू बाहुल्य है। 2 हिंदुस्तान और है जो मुस्लिम बाहुल्य है, जहाँ पे नरक वाली ज़िंदगी इंसानों की शुरू हो गई। हिंदुओं की तो नरकीली से नरक से बदतर ज़िंदगी उनके लिए वहाँ पे आज भी है और पहले भी थी। तो आप कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? आप अपने मुसलमान को कहेंगे कि अपने घर में रख ले? नहीं कहेंगे ना। कोई अपनी रोजी रोटी सैलरी से बांटेंगे किसी को? नहीं बांटेंगे ना। तो हमें उन घुसपैठियों को निकाल बाहर करना है। साथ ही बीजेपी के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, एनआरसी इज़ नॉट ओनली द मैटर। आपको हेल्थ पे, बंगाल के एजुकेशंस पे, बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, बंगाल की इकॉनमी पे, बंगाल में रोज़गार आए, फैक्ट्रियाँ लगे और भी बंगाल दुनिया का फिर से सबसे ताकतवर सूबा बन के उभरे। इस कंसेप्ट के साथ आप बंगाल में इलेक्शन लड़िए, निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलेगी। लेकिन बंगाल की जब इलेक्शन की बात आती है, जब राष्ट्रीय नेता जाते हैं तो माँ माटी मानुष से जोड़ दिया जाता है कि बाहरी हैं। क्या ये कौन सी पॉलिटिक्स है? देखिए, माँ मानुस माटी, इससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने किया क्या है? बंगालियों का कत्ल किया है, बेरोजगारी दी है, उनकी ज़िंदगी को नरकीला बनाया है। इससे अपने होने का प्रमाण नहीं मिलता। अपने होने का प्रमाण मिलता है जब हम बंगाल के लोगों के लिए मर मिटें, उनके बेहतरी के लिए मर मिटें, उनकी तरक्की के लिए मर मिटें, उनके आत्मसम्मान के लिए अगर मैं मर मिटूं तो मैं हूं माँ मानुस माटी। और अगर आपके होने से मेरे घर में रेप होता है, मेरे घर के घर जलाए जाते हैं, गांव के गांव जलाए जाते हैं, तो ये माँ मानुस माटी नहीं है। ये राक्षसों की लूट की, भ्रष्टाचार की, राजनीतिक हवस की संस्कृति आप विकसित कर रही। माँ माटी मानुस की संस्कृति आपकी समझ में नहीं आ रही। जो आपके बंगाल के लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है, जो बंगाल की तरक्की के लिए अपनी एक एक दिन मिनट लगाने को तैयार है, जो बंगाल की तरक्की के लिए अपनी एक एक चीज़ को देने के लिए तैयार है, जो बंगाल के लोगों को सम्मान देने के प्रयास कर रहे हैं, जो बंगाल के लोगों को बेरोजगारी से रोजगार की तरफ ले जाना चाहता है, जो बंगाल के लोगों को इंडस्ट्रीज के हब के तौर पे विकसित करना चाहता है, जो बंगाल के लोगों को बेहतर से बेहतर दुनिया का रोड देना चाहता है, हेल्थ फैसिलिटी देना चाहता है, एजुकेशन फैसिलिटी देना चाहता है, वो है माँ मानुस माटी। वो माँ मानुस माटी नहीं है जो आपके रहते, आपके इशारों पे गांव के गांव, घर के घर हिंदुओं के जला दिए गए, मस्जिदों से नारे लगाए गए कि घर छोड़ के भाग जाओ नहीं तो हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे, रेप कर देंगे। यही है माँ मानुस माटी? मुझे बताइए ना। जो सम्मान के लिए लड़ेगा वो है माँ मानुस माटी। जो लोगों की हत्याओं के लिए, लोगों के घरों को लूटने के लिए लाउड स्पीकरों में मस्जिदों के आवाज़ लगा करके घर खाली करके भाग जाओ नहीं तो हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे, मार डालेंगे, ये माँ मानुस माटी है क्या? निश्चित तौर पे विकास की राजनीति जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, व्यापार और तरक्की हर एक बंगाली की जो वेस्ट बंगाल में रहता है, तय करेगा कौन है माँ मानुस माटी का असली हकदार।
मेरा लास्ट और आखिरी सवाल ये है कि ममता बनर्जी ने, आपने देखा होगा, एक बार जय श्री राम का नारा लगाया गया था तो चिढ़ गई थी, फिर भी हिंदुओं से वोट चाह रही हैं। भारतीय संस्कृति जय श्री राम, जय कृष्ण, जय बुद्ध, जय गणेश की रही है। और इससे अगर आपको नफरत है तो पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए और उनके घरों पर जाइएगा, उन्हीं मुसलमानों से वोट मांगते रहिएगा जिनके लिए आप लड़ती आई हैं, जिनके वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप करती आई हैं, जिनके लिए आपने सैकड़ों हिंदुओं का खून बहा दिया, जिनके लिए सैकड़ों हिंदुओं को अपने घरों से बाहर भाग फेंक निकल के जाने के लिए मजबूर कर दिया। आप उनसे जाकर वोट मांगिए, क्योंकि जो राम इस मिट्टी में आए हैं वो उन्होंने संस्कृति में प्रेम दिखाया, एक दूसरे के प्रति रहने का, एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाया, एक दूसरे के प्रति आदर करने का भाव पैदा किया। और इसीलिए हमारे राज्य में सनातन राष्ट्र, सनातन धर्म की स्थापना होती है। और उस सनातन धर्म में जैन, बौद्ध, सिख, न जाने कितने धर्म, कितने संप्रदाय, कितनी जातियाँ और कितने सारे मतों और विचारों के लोग रहते हैं। आप उसे स्वीकार नहीं कर सकती हैं तो जाइए, आप जिसे स्वीकार करती हैं उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये भारत की मिट्टी है। यहाँ हजारों तरीके के पंथ, विचार, संस्कृति, सभ्यता, देवी देवताओं के साथ विकसित होती है ये। और सबको बहुत सारे चीज़ों को लेकर चलने की संस्कृति का नाम है भारत। और आपको जय श्री राम से नफरत है, जय हनुमान से नफरत है, जय गणेश, जय महालक्ष्मी, जय दुर्गा से नफरत है, तो जाइए जहां आपको प्रेम मिलता है वहीं पे माथा टेकिए, वहीं की टोपी लगाइए। हमारे यहाँ आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बात ये बताइए, बंगाल के अंदर 294 विधानसभा सीट है, 120 विधानसभा सीट में मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं। करीब करीब अगर 2011 की जनगणना की बात करें 27% मुस्लिम है, लेकिन अगर हम 2020 की बात करते हैं तो कम से कम 30 से 32% वहाँ मुसलमान हैं। देखिए, अगर 120 सीटों पर भी मुस्लिम है तो भी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जब आप बंगाल के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, जब आप बंगाली के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, जब आप बंगाली के तरक्की की लड़ाई लड़ेंगे, जब बंगाली के रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे, जब बंगाली के अच्छे स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ेंगे, जब उनके मरते हुए बेटों को जिंदगी देने की लड़ाई आप लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे आप जीतेंगे। वहाँ कौन रहता है? मैंने कहा ना, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सैकड़ों संस्कृतियाँ, मत, विचार, पंथ के लोग एक साथ रहते हैं, तो वो रहेंगे और आप विजयी होंगे। उसके बावजूद भी आप प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे, बशर्ते आप तुच्छ राजनीति के बजाय बंगाल के लोगों के सम्मान की, बंगाल के लोगों के विकास की, बंगाल के लोगों के विश्व में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के उस जज्बे को जब आप पैदा करेंगे, हर बंगाली के दिल में आगे बढ़ने का जो जज्बा आप पैदा करेंगे, तब आपको लोग स्वीकार करेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ उन्हीं 120 विधानसभाओं में, जिसमें मुस्लिम बाहुल्य है, आपको जिता करके भेजेंगे और आप एक अच्छे बंगाल का निर्माण कर पाएंगे। अभी तक की जो राजनीति है, कितनी सीटें बीजेपी पा रही, कितनी टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट की गठबंधन पा रहा? आपका जो बंगाल चुनाव पे नज़रिया, आप जब देखते हैं वहाँ के इलेक्शन, कितनी कितनी सीटें पा रहे हैं आप? मैं अभी इस किसी सीट के अनुमान पे तो नहीं जा चाहूँगी, क्योंकि अभी कोई ऐसा सर्वे नहीं है, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जो व्याकुलता टीएमसी के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी में मैं देख रहा हूँ, वो निश्चित तौर पे हैरान और परेशान करती है, क्योंकि उनकी वे ऑफ लैंग्वेज, उनके टॉकिंग की भाषा जो बहुत कुछ बताती है कि टीएमसी अपनी ज़मीन खो चुकी है और नाउ ममता बनर्जी इज़ आउटडेटेड पॉलिटिशियंस। उनका अब बंगाल को ज़रूरत नहीं।